देश भर में इन दिनों डिजिटल अरेस्टिंग के कई मामले सामने आए। हाल ही में वाराणसी में एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें डिजिटल अरेस्टिंग कर करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। वहीं राजधानी लखनऊ की अगर बात कर ली जाए तो इससे पहले कई प्रतिष्ठित डॉक्टर और साथ ही कई अधिकारियों को भी डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपए की ठगी की गई। जिस तरीके से साइबर फ्रॉड्स के द्वारा नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और लोगों को अपना शिकार बनाया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है अंकित राय हैं, साइबर एक्सपर्ट। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर क्या है डिजिटल अरेस्टिंग और कैसे ये जो तमाम साइबर ठग हैं वो लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर अपना शिकार बनाते हैं। अंकित, लगातार डिजिटल अरेस्टिंग के मामले सामने आ रहे हैं। लखनऊ की बात की जाए तो पीजीआई की एक डॉक्टर के साथ लगभग 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई। हाल ही का मामला वाराणसी का सामने आया। तो क्या है डिजिटल अरेस्टिंग, कैसे ये साइबर ठग लोगों को डिजिटल अरेस्ट करते हैं और उसके बाद उनको अपना निशाना बनाते हैं? देखिए, अगर मैं डिजिटल अरेस्ट की बात करूं तो इसमें कॉल्स आते हैं जिसमें कि वो लोग बताते हैं कि मैं गवर्नमेंट एजेंसी का एम्प्लॉई हूं। कभी कुछ लोगों को वो लोग ईडी का, तो कभी सीबीआई, कभी क्राइम ब्रांच का अधिकारी बन के उन्हें व्हाट्सएप कॉल करते हैं, और व्हाट्सएप पे जो डीपी भी लगा रहता है वो भी किसी न किसी अधिकारी का होता है। फिर उनसे बोला जाता है कि आपके द्वारा कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटी की जाती है। कई लोगों को कहा जाता है कि आपके आधार कार्ड से कुछ सिम निकाले गए हैं, जो कि जिसका यूज एक इलीगल एक्टिविटी में हो रहा है। तो कुछ लोगों को कहा जाता है कि आपने कुछ ऐसा ऑर्डर किया है जो कि इलीगल है, या फिर कुछ लोगों को कहा जाता है कि आपके लिए कोई पार्सल आया जिसको कि पकड़ा गया है। और इस तरीके से फिर वो लोग पहले किसी भी इंसान को डराते हैं। फिर वो कहते हैं कि सबसे पहले वो ये आपसे कहेंगे कि आप फ़ोन मत कट करिएगा, आप स्काइप पे या फिर जो दूसरे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन के, वीडियो कॉल करेंगे आपको व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे, और कहेंगे कि आप हमारे ही सामने बने रहिए जब तक कि जांच नहीं पूरी हो जाती है। अगर आप फ़ोन कट करने की कोशिश करेंगे तो वो लोग आपको डराएंगे कि आपको कॉल अगर आपने कट किया तो आपके घर पे अभी पुलिस चली जाएगी, जिसमें कि लोग डर जाते हैं। एक टाइम के लिए वो लोग पूरी तरीके से उनके मन में डर आ जाता है कि कहीं पुलिस मेरे घर ना आ जाए, और लोगों के मन में जो एक डर बना हुआ है पुलिस को लेके या अदर एजेंसी को लेके कि मुझ मेरे घर पे अगर आ जाएगी तो मेरे परिवार वालों की बेइज्जती और ये सारी चीज़ें, लोग फिर जैसे जैसे वो अपराधी बोलते जाते हैं लोग वैसे वैसे करते चले जाते हैं। इसी में जो आपने अभी डॉक्टर साहब का मामला उठाया, या फिर जितने भी बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले एक इंजीनियर के साथ भी हुआ है। हालांकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, फिर भी उनके साथ 84 लाख का हुआ। उसके बाद वो लोग कहेंगे कि आपको मैं एक अकाउंट दे रहा हूँ, उसमें अगर आप पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपका जो भी ये मामला है सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो लोग इस डर से बचने के लिए, और किसी को कुछ भी ना पता चले, और इसके लिए वो लोग अपना पैसा पेमेंट कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को आते हैं जो कि छोटे मोटे रकम होते हैं, जो कि स्टूडेंट्स बोल तक नहीं पाते हैं, किसी को जाके कंप्लेन तक नहीं कर पाते हैं। उनको कहा जाता है कि आप सोशल मीडिया पे या गूगल पे आप कुछ ऐसे साइट ओपन कर रहे हैं, कुछ आप ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जो कि इलीगल है इंडिया में। तो बच्चे उस टाइम पे डर जाते हैं और उनसे वो छोटे छोटे अमाउंट, तो अगर मैं बात करूं तो बड़े अमाउंट हो या छोटे अमाउंट हो, लेकिन डिजिटल अरेस्ट का मामला लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसको लेके मन की बात जो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं उसमें उन्होंने उसका जिक्र भी किया कि अगर आपको कभी भी इस तरीके का कॉल आता है तो पहले आप सोचिए, पहले अपने आप में आप खुद को धैर्य करिए कि हाँ इस तरीके से कुछ भी नहीं है, फिर आप उस पर एक्शन लीजिए। सबसे बड़ी बात उन्होंने एक और बात कही कि हमारे इंडिया में इस तरीके की अभी कोई भी लॉ नहीं है जिसमें कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन लोग यही डर और इसी डर का जो फ़ायदा अपराधी उठाते हैं, और इस तरीके के देखिए जागरूकता ना होना भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अंकित, आपने पीएम की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों मन की बात में भी डिजिटल अरेस्टिंग को लेकर चिंता जताई और कहा जाए कि कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। और पुलिस विभाग की तरफ से भी लगातार ये कहा जाता रहा है कि डिजिटल अरेस्टिंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं है,
कोई भी अधिकारी या कोई भी एजेंसी डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है और ना ही इस तरीके से हेयरिंग करती है ऑनलाइन। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है। जी, जागरूकता बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि जो हमारे नज़दीकी थाने हैं या कोतवाली है, इसके जो पुलिस अधिकारी हैं, अगर ये लोग इंसानों की थोड़ी सी सहयोग करें, थोड़ा सा पोलाइट बिहेव करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस तरीके का जो मामले हैं ये कम हो सकते हैं। क्योंकि लोगों के अंदर जो एक डर बैठा हुआ है पुलिस को लेकर, ये डर ही ये सबसे ज़्यादा फ्रॉड करवा रहा है। क्योंकि लोगों के अंदर डर है कि पुलिस के पास मैं जाऊंगा तो इस तरीके का और भी मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी, केस मुकदमा, इन सब चीज़ों को लेकर डर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पुलिस विभाग है, अगर वो इसमें सक्रिय होकर जागरूकता फैलाए तो इसमें ज़्यादा मदद मिल सकता है। और अदरवाइज अगर मैं कहूँगा तो अदर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि होम मिनिस्ट्री के थ्रू साइबर दोस्त नाम का एक प्लेटफॉर्म चलाया जाता है, चाहे वो हमारा एक्स प्लेटफॉर्म या इंस्टाग्राम 1930 पे भी शिकायत कर दी। 1930 पे हम कर सकते हैं, या फिर उनके वेबसाइट पे cybercrime.gov.in पे। या फिर अगर आपको कहीं नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो सबसे पहले तो आप अपने परिजनों से इसके बारे में चर्चा करें कि हाँ, हमें इस तरीके का कॉल आया है और इसको लेके हमें क्या करना चाहिए। जागरूकता के साथ साथ हमारे अंदर धैर्य, और सबसे जो बड़ी बात है, जो एक अंदर डर बैठा हुआ है प्रशासन को लेकर, इसे हमें ख़त्म करना होगा, तब जाके ये अपराध कम हो सकता है। अंकित जी, सेक्सटॉर्शन के भी कई सारे मामले सामने आए हैं जिसमें यूज़र के पास अननोन नंबर से कॉल आती है और उसके बाद वीडियो कॉल आती है और उसके बाद आपत्तिजनक स्थिति में सामने कोई महिला होती है और फिर स्क्रीनशॉट लेके या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसको ब्लैकमेल किया जाता है और फिर लाखों रुपए की ठगी के मामले भी सामने आए हैं। तो इससे किस तरीके से बचाव किया जाए अगर कोई अननोन नंबर से कॉल आती है? देखिए, कभी भी अननोन नंबर से जो भी कॉल आता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ सेक्सटॉर्शन के जितने भी मामले सामने आते हैं, इसमें पहले फेक एक आईडी बनाया जाता है जो कि फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू होगा। पहले वो एकदम आम इंसान की तरह आपसे बात करेगा, आपको लगेगा कि एक अच्छा लड़का है या लड़की है, दोनों तरीके के मामले होते हैं। फिर उसके बाद वो आपसे बोलेगा कि दोस्ती हो गई है तो व्हाट्सएप पे हम कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वहाँ कनेक्ट हो जाते हैं। फिर वो वीडियो कॉल वाला मामला आता है। पहले देखिए, पहले क्या होता था कि कॉल आते थे, आपने रिसीव कर लिया तो आपके साथ सेक्सटॉर्शन का मामला होता था। आज का समय अगर मैं बात करूं तो एआई आ चुका है। एआई की मदद लेकर जो स्कैमर्स हैं वो ये करते हैं कि अगर आप फ़ोन डिस्कनेक्ट भी कर रहे हो और अगर उन्हें आपका कहीं से फ़ोटोज़ मिल गया है तो उसको वो लोग एडिट करके आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अननोन कॉल ही नहीं, अननोन कोई भी रिक्वेस्ट हो या किसी को भी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके का स्कैम का जरिया हो सकता है। अंकित, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं उसमें जब एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें हमारी फ़ोन की तमाम सेटिंग्स जो है वो अलाउ मांगता है, तो हम सारी चीज़ें अलाउ कर देते हैं बिना किसी भी चीज़ों को पढ़े समझे। तो कहीं ना कहीं ये भी वजह है, जो अनवांटेड एप्लीकेशंस हैं उनके पास हमारा सारा डेटा जो है वो चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो साइबर ठग हैं उनको वहाँ से भी हमारा डेटा मिल रहा है। जी, जैसे कि मैं ये आपको बताना चाहूँ कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले आप समझें कि उस एप्लीकेशन का यूज क्या है। जैसे कि आज के टाइम में अगर व्हाट्सएप सबके फ़ोन में लगभग होता है, तो व्हाट्सएप का काम है कि एक दूसरे से हम वीडियो कॉल करते हैं तो कैमरे का वो एक्सेस मांगता है, गैलरी का मांग सकता है। लेकिन अगर वो आपसे अदर भी कुछ मांग रहा है एक्सेस, जैसे और भी सारी फाइलों का वो मांग ले या माइक का मांग ले या किसी भी चीज़ का, तो जब तक आप उसके वॉइस कॉल का या किसी चीज़ का आप यूज नहीं करते हैं तब तक हमें अलाउ करने की नीड नहीं है। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन अगर इन सब स्कैम में यूज हो रहे हैं वो लोन के नाम पे हो रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं या फिर कभी ना कभी कोई प्रोफेशनल इंसान भी कभी आर्थिक परिस्थितियों से जूझता है तो उस टाइम में वो सोचता है कि उसे कहीं से भी लोन मिल जाए। तो आजकल बहुत सारे ऐसे लोन एप्लीकेशन होंगे जो कि आपसे पैन कार्ड ले लेंगे, आधार कार्ड। अब उसके बाद भी वो गैलरी का एक्सेस आपसे ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले लेते हैं, मैसेज का एक्सेस ले लेते हैं।
फिर अगर आप वो जितना डिमांड करेंगे लोन रीपेमेंट में, अगर आप नहीं करोगे तो आपके फ़ोटोज़ का, आपके वीडियोज़ का, आपके कॉन्टैक्ट का गलत इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेलिंग का तरीका वो ढूँढ लेते हैं। मैं अगर हाल फिलहाल में बात करूँ तो मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसमें कि लोन जिस इंसान ने लिया था वो अप्रॉक्सीमेट 5000 का था। फिर उसने रीपेमेंट भी कर दिया टाइम पे, बट कुछ दिनों बाद, 20-25 दिन बाद उसको अलग अलग नंबर से कॉल्स आने लगे। उसके फ़ोटोज़ को एआई के थ्रू, डीपफेक के थ्रू एडिट करके और उसको बहुत सारी ब्लैकमेल की गई। ऐसा परिस्थिति वो लोग बना देते हैं कि या तो इंसान पैसा दे देता है या फिर सुसाइड ऑप्शन बनता है। तो जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इस एप्लीकेशन का कितना यूज है। दूसरी बात कि गूगल प्लेटफॉर्म से ही हम लोग करें, गूगल प्ले स्टोर से। ऐसा नहीं कि कोई एपीके फाइल दे रहा है तो हम उसे डाउनलोड कर लें। फिर उसके बाद एक ये भी है कि एक वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन का ही हम एप्लीकेशन यूज करें, जैसे कि गूगल हो गया, मेटा हो गया, या कोई अच्छे एप्लीकेशन जिनका कि एक्सेस हमारे भारत सरकार के भी पास है। जैसे कि एक टेलीग्राम है, टेलीग्राम किसी को भी अपना एक्सेस नहीं देता है, लेकिन बहुत लोगों को क्या किया जाता है कि इंस्टाग्राम पे ऐड आते रहते हैं और वहाँ पे बताया जाता है कि आपको तुरंत पैसा कमवाया जा सकता है, आप 2000 इन्वेस्ट करेंगे आपको 4000 दिया जा सकता है। और फिर उन्हें वो टेलीग्राम ऐप में जोड़ लेते हैं और वहाँ से फिर एक स्कैम का दायरा बढ़ता जाता है। तो टेलीग्राम ऐप भी जो भी है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेलीग्राम का एक्सेस भारत सरकार के पास नहीं है। तो वहाँ पर हम पैसा इन्वेस्ट करें या वहाँ पे हम अपना कुछ भी फ़ोटो शेयर करेंगे, तो अगर हमारे साथ कुछ भी इलीगल एक्टिविटी होगी तो सरकार उसमें हमारा साथ नहीं दे इन सकती दिनों है। एक नया मामला सामने आया है। लगातार थ्रेड मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे वो एयरलाइंसों की बात की जाए या तो फिर लखनऊ के होटल्स की बात की जाए। बीते दिनों कई ऐसे मामले देखे हैं जिसमें धमकियां दी गई हैं कि बॉम्ब थ्रेट के मैसेजेस दिए गए हैं। तो ये किस तरीके से आप देख रहे हैं, एक अननोन यूज़र नेम के द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है? तो क्या जो मैसेज भेजने वाला है उसका आईपी एड्रेस सर्च करना या उसको रोक पाना कितना आसान है, या वो किस वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको पकड़ना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है? देखिए, अगर जो थ्रेट मैसेज आ रहे हैं, लगातार मैं देख रहा हूँ कि एक हफ्ते में 200 से ज़्यादा थ्रेट मैसेज भारत सरकार को रिसीव हो रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए, जब भी इस तरीके का कोई थ्रेट करने वाला बंदा होता है तो वो लोग प्रॉक्सी सर्वर का यूज करते हैं। वो लोग प्रॉक्सी चैन बनाते हैं आईपी एड्रेस का, जिसके वजह से सरकार को ट्रेस करने में इशू आता है। और जो नंबर भी वो लोग यूज करते हैं, तो जो बाहर की कंट्रीज है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो कि हमें सेकेंड लाइन नंबर प्रोवाइड डार्क कर वेब देते हैं। का भी इस्तेमाल हाँ, किया जाता है। और उसके बाद वो सेकेंड लाइन नंबर के थ्रू ये मैसेज किए जा रहे हैं, मेल किए जा रहे हैं, और वहाँ पे यूज हो रहा है प्रॉक्सी, जिसके वजह से उसे ट्रेस करने में बहुत सारी समस्याएं आ आईपी रही हैं। आईपी एड्रेस उसको हाँ, ट्रेस कर देना। उस आईपी एड्रेस को और मैक एड्रेस भी, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैक एड्रेस अगर रहेगा तो तुरंत उसे हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो लोग मैक चेंजर का यूज करके मैक एड्रेस भी बदल के उस तरीके की थ्रेट दे रहे हो। कुछ मामले तो बाहर से आ रहे हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व जो भारत में है वो भी इसका यूज करके, अभी जैसे कि आपने एक मामला सुना होगा, आगरा में हुआ था एक महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट का ही, जिसमें वो एक्सपायर हो गई थी। तो जब आगरा साइबर सेल उस पर जांच की तो पता चला कि नंबर मॉर्फिंग का था, कि नंबर सेकंड लाइन नंबर पाकिस्तान का कोड यूज करके यहाँ के बंगाल के कुछ स्कैमर्स थे जो कि इस तरीके का स्कैम यूज कर रहे थे। तो इस तरीके के जो मामले होते हैं उसमें जो साइबर विंग है केंद्र सरकार की, उसको काफ़ी समस्याएं आती हैं इस चीज़ को ट्रेस करने में, और यही मुझे लगता है कि अभी प्रॉब्लम हो रही है कि इसको अभी तक ट्रेस नहीं किया जा सका है। कोरोना के बाद से हमने देखा कि इस तरह के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और साइबर फ्रॉड में काफ़ी, क्योंकि साइबर फ्रॉड नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं, आखिर क्यों कि आफ्टर कोरोना इस तरीके की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं? इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जैसे कि कोरोना में एक चला वर्क फ्रॉम होम, स्कूल्स भी डिजिटल हो गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए, और लोगों ने ये सोच लिया कि हम घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं। और जो लोग उस टाइम पे फ्री थे
उस टाइम पे जिनको एंड्रॉयड फ़ोन या डिजिटल के बारे में नहीं पता, उनके हाथों में भी फ़ोन थे और वो लोग अपना टाइम पास कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें एक समस्याएं का गढ़ बन चुकी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई एम्प्लॉय जॉब ढूंढ रहा है, तो आदत अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम ढूंढते हैं। वहाँ पर भी लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं। आजकल के बच्चे जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए, उसके बाद उन्हें लगता है कि वो फ़ोन के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोन फ्रॉड या देखेंगे कि आप गेम के थ्रू फ्रॉड, ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं। और जिनको नहीं पता था, जैसे अभी दिवाली धनतेरस आ गया है, तो स्कैमर्स इसमें फिशिंग लिंक क्रिएट करते हैं और सबको घुमाना शुरू कर देंगे कि दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको ये ऑफर मिल जाएगा। तो लोग जिन्हें नहीं पता है वो भी उस पर क्लिक कर देते हैं। तो कोरोना काल ने तो सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ोन की आदत लगवा दी और बिना किसी को समझे जाने सबको फ़ोन हाथ में दे दिया, जो कि ये बहुत ज़्यादा स्कैमर्स के लिए ताकत हो गया है। और आज लगातार हमारे यहाँ फ्रॉड बढ़ता जा रहा है। अंकित, एक आखिरी सवाल, जहां एक तरफ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं, चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं, हम कोई भी चीज़ एक्सेस काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, तो क्या इस बीच इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है, चाहे तो हमारे फ़ोन की बात की जाए, हमारे पर्सनल डिटेल्स की बात की जाए, हमारे इमेजेस हों, कॉल्स हों, कोई भी चीज़ सिक्योर इनसिक्योर, देखो तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। जी, देखिए किसी भी चीज़ का दो चीज़ होता है, एक तो फ़ायदा होता है, एक नुकसान होता है, हर एक चीज़ का होता है। तो एआई कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि लोगों के पढ़ने में या किसी भी चीज़ को रिसर्च करने में एक बहुत ही ज़्यादा मददगार प्लेटफॉर्म है। लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्कैम में किसी का फ़ोटो वीडियो एडिट करना और इस तरीके से। अगर मैं बात करूँ तो इनसिक्योरिटी तो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आजकल आपके हर एक चीज़ का एक्सेस किसी न किसी के पास है। और हम लोग लगातार ये भी देख रहे हैं कि डेटा लीक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी मेटा का डेटा लीक हो जाता है, कभी गूगल का हो जाता है। तो इस वजह से आजकल इनसिक्योरिटी का एक अलग लेवल पहुंच चुका है और आप ये नहीं मान सकते हैं कि आप इंटरनेट से जुड़े हैं तो आप सिक्योर हैं। अगर कोई बंदा ये मान के चल रहा है कि मेरे साथ स्कैम नहीं हो सकता है, तो ये सबसे बड़ी भूल है। ये स्कैम्स किसी के भी साथ हो सकता है। आपको पता होगा कि पीएम मोदी का भी बहुत सारे डीप फेक वीडियो बन जाते हैं। जब किसी का भी प्रधानमंत्री का डीप फेक वीडियो बन सकता है, तो एक आम नागरिक कुछ भी नहीं है और कोई भी इस डिजिटल वर्ल्ड में सेफ नहीं है। अपनी जागरूकता ही सुरक्षा है। जी सर। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साइबर एक्सपर्ट थे अंकित राय, जिनका साफ तौर से कहना है कि लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है। और साथ ही मैं अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि डिजिटल अरेस्टिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। कोई भी एजेंसियाँ, कोई भी पुलिस विभाग, कोई भी साइबर विभाग वो डिजिटल अरेस्ट नहीं करता है। अगर आपके खिलाफ कोई भी मामला होगा तो आपको नोटिस आएगा, फोर्स घर पहुंचेगी। डिजिटल अरेस्टिंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। लोगों को काफ़ी जागरूक रहने की ज़रूरत है। बीते दिन मन की बात में भी प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर चिंता जताई थी और उन्होंने कहा था सोचो समझो फिर करो। तो लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक रहने की ज़रूरत है। अजहर, लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।